अमेरिका को यह भी मालूम है कि इस समय हिंदुस्तान में अमेरिका से ज्यादा वैज्ञानिक हैं, अमेरिका से ज्यादा इंजीनियर्स हैं, अमेरिका से ज्यादा डॉक्टर। शायद दुनिया में हमसे ज्यादा वैज्ञानिक एक ही देश में है, वो चीन, या हमसे ज्यादा इंजीनियर एक ही देश में है, वो चीन। उसके बाद दूसरा नंबर भारत का ही। हमारे देश में जो ए कैटेगरी के साइंटिस्ट हैं उनकी संख्या 60,000 से ज्यादा है इस वक्त। अमेरिका में इसी कैटेगरी के साइंटिस्ट की संख्या 12-13 हजार के आसपास। और हमारे यहाँ जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, जो उच्च क्वालिटी के साइंटिस्ट हैं, उनकी संख्या तो ये है 60,000 से आगे। लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी दिमाग हैं जो बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्टाइज वाले हैं। अमेरिका उनसे और ज्यादा परेशान है। माने हिंदुस्तानियों में कुछ ऐसे दिमाग हैं जिनको आप एक बार कोई मशीन खोल कर दिखा दो और वो मशीन फिर आपको वो बेच देंगे बना। ऐसा बहुत दिमाग है। और ऐसा दिमाग हमारे देश में उल्लासनगर एरिया में सबसे ज्यादा रहता है। एक बार आप उनको कोई मशीन दिखाओ, फिर वही मशीन आप उनसे बनवा लो। अभी कुछ लोग इसको मजाक मानते हैं, मैं इसके लिए बहुत सीरियसली बात करता हूं, क्योंकि मैं खुद टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, इसलिए मैं जानता हूं। कुछ लोग कहते हैं राजीव भाई इसमें क्या है, नकल करना है। मैं कहता हूं नकल करने के लिए भी अकल लगती है। सब क्यों नहीं कर सकते ये नकल? मैं आपको देता हूं एक मशीन, आप खोल के देख लो, फिर बना के दिखा दो। आपसे तो बस नहीं बनेगा। आपने तो एक बार खोल दी तो उसको जोड़ना भी नहीं आएगा कि कौन सा नट कहाँ लगाना, कौन सा बोल्ट कहाँ लगाना। ऐसा दिमाग है इस देश में। एक तो ये उल्लासनगर के एरिया में बहुत ऐसा दिमाग है, पंजाब के इलाके में, लुधियाना के आसपास, जलंधर के आसपास ऐसा बहुत दिमाग है। ऐसा ही गुजरात में, सौराष्ट्र के इलाके में ऐसा बहुत दिमाग। एक मैं ऐसे गुजराती भाई से मिल चुका हूं जो सौराष्ट्र के रहने वाले हैं। वो कभी एक डीजल इंजन लाए थे, कभी पता नहीं कब लाए थे, और आज वो बना बना के बेचते हैं अमेरिका में और यूरोप। कभी वहां से वो डीजल इंजन लाए थे अमेरिका से, और आज वो बना बना के एक्सपोर्ट करते। और आप सुनेंगे तो वो किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए, उनके पास इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन दिमाग उनका इतना चलता है कि वो कुछ भी ऐसा कर सकते। मैंने एक ऐसे भाई को देखा राजकोट में, वो 8वीं में फेल हुआ किसी स्कूल में, फिर उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। फिर वो किसी उस्ताद के पास जाने लगा, उस्ताद माने जो उसको सिखा सके ये सब हुनर। और सीखते सीखते आज वो ऐसा एक्सपर्ट बना है वो आदमी, मैं तो देख के दंग रह गया। उस आदमी ने मुझे बताया कि राजीव भाई हमारे देश में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जो मशीन आती है, ऑफसेट मशीन, ज्यादातर जर्मनी से आती है। हाइडेलबर्ग नाम की एक जर्मनी की कंपनी है, उसकी मशीनें बहुत आती हैं और दुनिया भर में बिकती। तो एक बार उस आदमी ने उस कंपनी की मशीन को खोलकर देखा, और देखने के बाद बिल्कुल वैसी ही मशीन उसने राजकोट में बनाई। हाइडेलबर्ग कंपनी अगर उस मशीन को 4 करोड़ में बेचती है तो वो आदमी उसको 40 लाख में बना के देता, और इस गारंटी के साथ कि जितने साल हाइडेलबर्ग की मशीन चलेगी उससे 5 साल ज्यादा मेरी मशीन चलेगी। ये आपको वो वायदा करता है, और वो कहता फ्री सर्विस करूंगा अगर वो खराब हो जाए। आज उसकी बनाई हुई मशीन पर हिंदुस्तान के 15 न्यूज़पेपर छप रहे, उसकी बनाई हुई मशीन। और आज वो आदमी इतना व्यस्त आदमी है, मैं गया उसको मिलने के लिए, वो कहता राजीव भाई अगले 5 साल मुझको फुर्सत नहीं, इतने ऑर्डर हैं कि मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। तो जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो उसने कहा कि मैं नापास हो गया 8वीं क्लास। तो मैंने कहा वो अध्यापक बेवकूफ होगा जिसने तुमको नापास किया। उस अध्यापक और स्कूल को नापास हो जाना चाहिए जिसने तुमको नापास किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो गलती उस अध्यापक और स्कूल की है जिसने तुमको नापास किया। अब बताइए ऐसा आदमी हम नापास करते हैं। और आप हिंदुस्तान में घूमेंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम, तो ऐसे आपको सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में हुनरमंद लोग मिलेंगे जो कुछ ना कुछ दिमाग के स्किल का इस्तेमाल करके विचित्र विचित्र काम करते रहे। एक बार मैं अभी खुद देख के आया मेरी आंखों से, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है अजंता क्लॉक, 100% स्वदेशी कंपनी है। तो मैं गया उसको देखने मोरबी में। तो उस कंपनी में एक मशीन इस्तेमाल की जाती है घड़ी का बैलेंस सेट करने के लिए। तो वो मुझे दिखाने ले गए जो मालिक थे कंपनी के, राजीव भाई चलिए मैं आपको अपनी पूरी फैक्ट्री दिखाता हूँ।
तो फैक्ट्री दिखाते दिखाते वो मुझे एक मशीन के पास ले गए और कहने लगे, देखिए राजीव भाई, इस मशीन को आप ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? उन्होंने कहा ये 100% स्वदेशी मशीन। तो मैंने कहा अच्छा, तो ठीक है। मैंने जब उस मशीन को देखा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ये बनाई कैसे किसी व्यक्ति ने। वो मशीन सिर्फ जापान में बनती है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश में बनती है वो मशीन, जापान में। कभी पहले स्विट्जरलैंड में बनती थी, अब स्विट्जरलैंड में भी नहीं बनती, जापान में बनती। तो जो मशीन दुनिया में सिर्फ जापान नाम के देश में बनती है और 60-70 लाख रुपए में आती है, वो मशीन एक राजकोट के मैकेनिक ने बनाई। तो मैंने उनको पूछा कि वो आदमी को जरा मिलवाइए। तो उन्होंने कहा अभी तो वो है नहीं, बाहर गया है, बाद में आप कभी मिलिए। मैंने उनसे पूछा कि ये मशीन का खर्च कितना आया बनाने का? उन्होंने कहा राजीव भाई आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 90,000 रुपए का खर्च आया। वो उस आदमी ने बनाई। जो मशीन अभी तक सिर्फ जापान में बनती है, घड़ी बनाने जैसे सेंसिटिव काम में लगती है। आप जानते हैं कि रिस्ट वॉच बनाना और ये जो क्लॉक बनाना, ये बहुत सेंसिटिव काम है। तो इतने सेंसिटिव काम के लिए बहुत ही सेंसिटिव मशीन की जरूरत होती, वो उस आदमी ने बनाई है। और वो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज चलता। पढ़े लिखे होने से मतलब हम मानते हैं डिग्री नहीं है उसके पास। बिना डिग्री के इस देश में बहुत सारे इंजीनियर हैं। हाँ, बिना डिग्री के बहुत इंजीनियर हैं इस देश में, बिना डिग्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इस देश में। ऐसे तमाम तरह के खोजी दिमाग के लोग इस देश में हैं। अमेरिका इनसे घबराता, क्योंकि इन सब की संख्या अगर गिनी जाए तो इतना बड़ा टेक्निकल एक्सपर्टाइज हमारे पास है, इतना बड़ा टेक्निकल मैन पावर हमारे पास है, जिसके बारे में कभी दुनिया का कोई देश कल्पना नहीं करता। ये तो हमारे देश के नेताओं की बेवकूफ भरी नीतियां हैं, जिसके चलते हमारे देश में ये जो टेक्निकल माइंड क्लास है, इसका कोई बहुत प्रमोशन नहीं होता या इसको समाज में इज्जत नहीं मिलती। अन्यथा तो हिंदुस्तान को असली तकनीकी देने वाला क्लास यही है। तो अमेरिका इनसे घबराता, और ये क्लास चीन में भी है, तो इसलिए अमेरिका चीन से भी घबराता। तो अमेरिका को लगता है कि कभी भी हिंदुस्तान और चीन नाम के देश कभी भी हमसे आगे निकल सकते हैं, इसलिए तो वो कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता। और एक बार नहीं, अमेरिका में ऐसा कई बार हो चुका है। एक बार मैं आपको किस्सा बताता हूँ, शायद आप सुनकर आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं। रोनाल्ड रीगन नाम का एक राष्ट्रपति हुआ अमेरिका में। वो जिस दिन रिटायर हुआ रोनाल्ड रीगन, उस दिन तो रोनाल्ड रीगन ने एक भाषण दिया अमेरिकी संसद में। वहां की एक परंपरा है कि राष्ट्रपति रिटायर होता है तो अपना आखिरी भाषण करके जाता। तो जब रिटायर हुआ तो उसने भाषण दिया। अपने भाषण में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मैं कभी नहीं भूलता। उसने कहा कि सोवियत संघ नाम के देश के खत्म हो जाने के बाद हमारे दो ही दुश्मन हैं, एक चीन, नंबर 2 भारत। जब रोनाल्ड रीगन चला गया राष्ट्रपति पद से, बिल क्लिंटन आया, तो बिल क्लिंटन ने पहले दिन का जो भाषण किया अपनी संसद में, उसमें उसने ये कहा कि मिस्टर रोनाल्ड रीगन ने अपनी आर्थिक और विदेश नीति के बारे में जो वक्तव्य किया, उसी पर हमारी सरकार काम करेगी। अब आप समझ लीजिए, अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति कोई भी हो जाए, नीतियां नहीं बदलती। रिपब्लिकन पार्टी का था रोनाल्ड रीगन, डेमोक्रेटिक पार्टी का है बिल क्लिंटन। दोनों पार्टियां एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन राष्ट्रपति दोनों के बनते हैं तो नीतियां नहीं बदलते। तो माने रोनाल्ड रीगन ने जो कहा, उसी रास्ते पर बिल क्लिंटन चल रहा कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1, भारत हमारा दुश्मन नंबर 2। तो दुश्मन को बर्बाद करने के कई तरीके होते हैं, तो अमेरिका ऐसे कई तरीके इस्तेमाल करता है हमारी बर्बादी के। जैसे उदाहरण के लिए, सबसे खतरनाक जो अमेरिका हमारे देश में एक तरीका इस्तेमाल कर रहा है, और हम लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है आजकल, खासकर पढ़े लिखे लोगों को, कि अमेरिका ने क्या हमारे देश में एक जाल फैलाया है कि हिंदुस्तान में जो भी बेस्ट क्वालिटी का टैलेंट पैदा हो, जो अच्छी किस्म का दिमाग पैदा हो, उसको सबको अमेरिका बुला लो, हिंदुस्तान में मत रहिए। अब इसके लिए अमेरिका ने क्या किया कि हमारे देश के जो बड़े टेक्निकल सेंटर है ना, जैसे आईआईटीज है, आईआईटी है मुंबई में, खड़गपुर में है, हमारे देश में बनारस में है, दिल्ली में है, कानपुर में है। तो ये जो बड़े बड़े आईआईटीज हैं हमारे देश में, इनमें से जो भी बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स निकलते हैं, सब अमेरिका भाग जाते हैं। उनके लिए पहले से एक माहौल बना दिया जाता है पढ़ते पढ़ते। और माहौल क्या बनाया जाता है कि जो प्रोफेसर उनको पढ़ाते हैं वो रात दिन उनके दिमाग में एक ही बात सोचते रहते हैं, बोलो अमेरिका में कहाँ जाना, बोलो कहाँ जाना, बोलो। तो जब पढ़कर तैयार होते होते निकलते हैं तो तुरंत उनका ऑफर होता है कि चलो हम अमेरिका में जाने के लिए तैयार। इसी तरह से हमारे देश में जो बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर्स निकलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में से या कहीं और जगह से, वो अमेरिका भागने को तैयार।
इसी तरह से बेस्ट क्वालिटी कहीं मैनेजर्स निकलते हैं आईआईएम में से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में से या कहीं और से, वो अमेरिका भागने को तैयार। तो ऐसा एक जाल फेंक रखा है, जैसे शिकारी फेंकता है, कि हर अच्छा विद्यार्थी जो कुछ कर सकता है इस देश में रहकर अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, वो हिंदुस्तान से अमेरिका भाग जाता है। इसको तकनीकी भाषा में आप ब्रेन ड्रेन कहते हैं। मैं हिंदुस्तान की तकनीकी का सत्यानाश मानता हूं इसको, क्योंकि ये जो बेस्ट क्वालिटी ब्रेन अगर हमारे देश में नहीं टिकेगा, तब तो हमारी टेक्नोलॉजी हमेशा इसी तरह से पीछे रहती जाएगी। आप सीधे से समझिए ना कि जो विद्यार्थी पढ़कर तैयार हुआ, वही विद्यार्थी अगर हिंदुस्तान में रुके तो क्या क्या नहीं करेगा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। लेकिन वो दिमाग अगर यहाँ नहीं रुकेगा, अमेरिका चला जाएगा, तो वो जो कुछ करेगा वो अमेरिका के लिए करेगा और अमेरिकी सरकार के लिए करेगा। और हम बेवकूफों की तरह से क्या मानकर बैठ जाते हैं, देखो डॉलर तो आता, अरे डॉलर जितना आता उससे ज्यादा गुना तो नुकसान हो जाता। और हमको क्या लगता है जी कि अमेरिका जाने से रुपया ज्यादा मिलता है। हम हमेशा क्या बेवकूफी का हिसाब लगाते हैं, हमारा $1 43 रुपए के बराबर, अमेरिका का $1 हमारे 43 रुपए के बराबर। तो किसी को $100 मिलेगा तो हम कहेंगे 4300 रुपए मिल रहा। अरे उनके लिए $1 1 रुपए जैसा। हम ये कभी होश नहीं लगाते अपने दिमाग में, हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं कि उनका तो $1 43 रुपए का, कल कहीं $1 70 का भी हो जाएगा, 100 का भी हो जाएगा, तो हमारा हिसाब उसी तरह से लगता रहेगा। तो उस हिसाब को जब हम जोड़ते हैं तो हमको लगता बड़ा भारी फायदा है, वास्तव में उसमें नुकसान। क्या नुकसान है? एक इंजीनियर तैयार करने में आईआईटी में 5 साल में बड़े आराम से 5 साढ़े 5 लाख रुपए खर्च होता। तो 5 साढ़े 5 लाख रुपए खर्च करके आपने जिसको तैयार किया और इस उम्मीद में तैयार किया कि समय आने पर वो राष्ट्र के काम में लगेगा, देश के काम में लगेगा, आपको सहारा देगा, राष्ट्र को सहारा देगा, वो अचानक से भागकर अमेरिका चला गया। तो वो सहारा तो अमेरिका को दे रहा, और अमेरिका कौन है? दुश्मन। तो दुश्मन को हम अपना दिमाग सप्लाई कर रहे हैं। और इस देश में ऐसे कुछ लोग भी हैं बड़े बेवकूफ किस्म के, जो बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका में, हमारी बेटी अमेरिका, इसको बड़ा भारी स्टेटस सिंबल समझते कि हमारा बेटा अमेरिका चला गया, हमारी बेटी अमेरिका चली गई। तो मैं उनको कहता हूं, तुम क्यों मर रहे हो, तुम क्यों नहीं जाते अमेरिका में? और बाद में रोते भी हैं, बेटा बेटी को अमेरिका भेज के फिर रोते भी हैं। रोते कब हैं? जब उनकी जिंदगी का आखिरी समय आता है। आखिरी समय आता है तो माताजी के प्राण निकलने वाले हैं और माताजी बेटा जी का चेहरा देखना चाहती है। बेटा जी फोन पर हेलो कह रहे हैं और बेटा जी ने कहा कि माँ यहाँ तो फुर्सत नहीं है, अभी तो टिकट भी मुश्किल से मिलेगा, फ्लाइट भी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है, अभी तुम कहो तो कुछ डॉलर भेज देता हूं। अब वो लड़का जो अपनी माताजी को अपना चेहरा दिखाए तो उसके माँ के प्राण निकले, तब तक माँ के प्राण नहीं निकलेंगे जब तक बेटे का चेहरा न देखे। वो कहता मैं डॉलर भेज देता हूँ। डॉलर की जरूरत है माँ को कि बेटा का चेहरा देखने की जरूरत। फिर उनको तकलीफ होती है कि ये क्या कर दिया हमने। पहले तो बड़ी खुशी खुशी में कहते हैं बेटा अमेरिका गया, बेटी अमेरिकी गई, और फिर तो अंत में कहते हैं कि ये तो सत्यानाश हो गया। फिर उनके बेटा बेटी उनको भूल जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि करीब किसी गरीब माँ बाप का बेटा किसी तरह से अमेरिका पहुंच गया तो अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं मानता। ऐसे बहुत किस्से मैंने देखे कि वो अपनी विदेशी पत्नी को लेके आता है तो माँ बाप का परिचय कराता है कि ये मेरे पर्सनल सर्वेंट्स हैं। हाँ, तब उनके माँ बाप को समझ में आता है कि ये क्या कर दिया हमने। ऐसे किस्से बहुत होते हैं। और ऐसे भी किस्से बहुत होते हैं कि हमारे देश के माँ बाप हैं, अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया, अब आस लगा के बैठे हैं कि किसी दिन बेटा की शादी करेंगे। पता चला बेटा ने तो वहीं शादी कर ली। वो कहता है कि अब आप आशीर्वाद दे दो, बस शादी तो मैंने कर ली। और ऐसा भी हो गया कि शादी तो इसलिए कर ली है, नहीं तो बिना शादी के बच्चा होने वाला था, अभी क्या करें, इसलिए शादी कर ली। तब उनका सिर पकड़ना शुरू होता है कि हमने ये क्या किया। मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब घूम रहा था, तो पंजाब में मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने कि जिन माँ बाप ने अपने बेटों को भेजा, फिर उन माँ बाप ने इस उम्मीद पर अपने बेटों की शादियां यहाँ की कुछ लड़कियों से तय कर दी कि बेटा तो हमारी बात मानने ही वाला है। तो शादी होने के बाद कुछ नहीं हुआ, वो लड़की भी यहाँ है, बेटा किसी और के साथ। ऐसी हजारों लड़कियां हैं पंजाब। ऐसा एक दुष्चक्र बन गया। और हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे बेवकूफों ने कच्चा माल अमेरिका में सप्लाई करने का एक धंधा शुरू कर दिया। ये जो लड़के लड़कियां जाते हैं ना, ये कच्चा माल अमेरिका में सप्लाई हो रहा है, ये मैं ऐसा बोलता हूँ।
अमेरिका दुश्मन है और उसी दुश्मन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के काम में हमारे देश के लोग लगे। आप बताइए इससे ज्यादा खूबसूरत दुष्चक्र क्या होगा कि आपका दुश्मन है और आपको ही पीट रहा है आपकी गोटी से। उसमें अमेरिका हमको कैसे पीट रहा है? कभी भी अमेरिका इस देश की टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं होने देना चाहता। इस देश के वैज्ञानिक अगर यहां रुक जाएंगे, इंजीनियर्स यहां रुकेंगे, डॉक्टर्स यहां रुकेंगे, मैनेजर्स यहां रुकेंगे, तो हिंदुस्तान में रुककर कुछ ना कुछ बड़ा काम करेंगे। वो नहीं हो पाए, इसलिए वो अमेरिका बुला लेते। और अमेरिकियों को क्या फायदा है कि उनको सस्ती कीमत पर अच्छे नौकर काम करने को मिल जाते। हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कम पैसे पर अमेरिका में काम करने को तैयार, कम पैसे पर और ज्यादा समय तक काम करने को तैयार। यहां अगर किसी लड़के को आप कहो कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक की नौकरी करनी है तो मुंह बनाएगा। वहां अमेरिका में सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक घिसता है, तब उसको तकलीफ नहीं। कोई भी हिंदुस्तानी आदमी जो अमेरिका गया है, सवेरे 7-8 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक अगर काम ना करे तो उसको जिंदगी चलानी भी मुश्किल, माने ठीक से उसकी जिंदगी भी चल जाए ये बहुत मुश्किल है। 12 घंटे काम उसको करना ही पड़ेगा, तब उसकी ठीक से जिंदगी चलती। और यहाँ 6 घंटे काम करो तो उनको नानी मरती। ऐसे उल्टी बुद्धि के लोग हैं हमारे देश में। और यहाँ कोई अच्छी खासी नौकरी मिले वो उनको पसंद नहीं है। अमेरिका में किसी लेबोरेटरी में असिस्टेंट बनकर काम करने को तैयार। यहाँ से ग्रेजुएट हुए इंजीनियर अमेरिका में पता नहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट कितनी संख्या में। यहां वो इंजीनियर हो सकते हैं लेकिन अमेरिका में सिर्फ लेबोरेटरी असिस्टेंट है, उसमें काम करने को तैयार। यहां से गए हुए डॉक्टर वहां के सीनियर डॉक्टर्स के नीचे काम करने को तैयार है। और यहां अच्छी जमी जमाई प्रैक्टिस छोड़कर अमेरिका भागे। और यहां से जब भागते हैं तो दुनिया उनको ऐसी दिखाई जाती है कि सब कुछ स्वर्ग है, सब कुछ अच्छा अच्छा अमेरिका में ही है, उससे ज्यादा बढ़िया स्वर्ग तो पूरी दुनिया में नहीं है। वहां जाकर जब नरक देखना पड़ता है उनको तो बेचारे मुश्किल में ये फंसते हैं कि अब इस नरक की कहानी कहें तो किसको कहें, क्योंकि यहां से जब भागे थे तो स्वर्ग समझकर भागे थे और वहां मिला है नरक, तो उस नरक की कहानी वो कहें तो किसको कहें, अपने मुंह से तो किसी को नहीं कहें, तो कुछ भी झूठ मूठ बोलते हैं। अमेरिका से हिंदुस्तान में आएंगे तो हमेशा हावी रहेंगे। कहीं आप उनकी कोई दुखती हुई नस ना पकड़ लें तो आपसे 50 तरह की ऐसी बातें कहेंगे जिनको आप कभी ठीक से समझ पाए या ना भी समझ पाए। कुछ ऐसी फालतू की बातें सुनाएंगे जिनसे आपको कुछ लेना देना नहीं। और असलियत की कुछ बातें आपने पूछना शुरू किया तो चुप हो जाएंगे। मैं तो ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके साथ मेरा रोज इस तरह का साबका पड़ता। और ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बेटा बेटियों के बारे में यहाँ कल्पना करके बैठे हैं कि बेटा तो बहुत बड़ा काम करता है, वहां होटल में बैरे की नौकरी करता है, या सड़क पर खड़े होकर अखबार बेचता है, या मेट्रोज में सफाई करने का काम करता है, या मेट्रोज में कुछ कूड़े बीनने का काम करता है, इस तरह के काम करते हैं। या फूल बेचने वाली दुकान पर शॉपकीपर है, इस तरह के काम में बहुत सारे। होटल में कहीं है इस तरह के काम, बर्तन साफ करने के काम में लगा, ये साफ करने के काम में लगा, वो साफ करने के काम। तो अमेरिकियों को क्या है, कम पैसे में और अच्छे मजदूर उनको मिल जाते हैं और स्किल्ड मजदूर उनको मिल जाते हैं। और फिर ये लोग बेचारे जो भागकर अमेरिका जाते हैं ना तो वो भारतीय रह पाते हैं ना अमेरिकी हो पाते, बीच में त्रिशंकु की तरह से लटक जाते हैं जो जिंदगी भर के लिए उनके लिए नरक बन जाए। हमेशा सेकंड ग्रेड सिटीजन की जिंदगी बिताते हैं अमेरिका में, कभी भी उनको फर्स्ट ग्रेड सिटीजन माना नहीं जाता। और उनकी सोसाइटी में कभी भी वो आपको मिक्सअप नहीं होने देते, वो अपनी सोसाइटी को हमेशा रिजर्व रखते हैं और आपको किसी और काम के लिए छोड़ देते हैं। तो ये एक तरह की साजिश है अमेरिका के द्वारा फेंकी हुई हमारे देश में कि हमारी टेक्नोलॉजी कभी विकसित ना होने पाए और हमारे यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टाइज कभी इतने बड़े पैमाने पर ना हो जाए कि अमेरिका को तकलीफ होने लगे, इसलिए यहाँ के लोगों को वहां बुला लिया जाता है। ये एक तरह का दुश्मन को बर्बाद करने का तरीका है। इसी तरह से अमेरिका एक तरीके का और इस्तेमाल करता हमारे देश को बर्बाद करने के लिए कि अगर हिंदुस्तान को वो अपना दुश्मन समझता है तो हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से तबाह करते रहो, टेक्निकली टेक्नोलॉजी के लेवल पर हिंदुस्तान को तबाह करते रहो और अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक रूप से भी हिंदुस्तान को तबाह करते रहो। वो एक तरीका। फिर एक तरीका और है कि हिंदुस्तान को सांस्कृतिक रूप से तबाह करते रहो। माने क्या होता है कि जब दुश्मन आपके खिलाफ होता है और दुश्मन आपके खिलाफ लड़ता है
तो तीन तरह के युद्ध होते हैं। एक तो राजनीतिक युद्ध होता है, जब दुश्मन आपकी सीधे जमीन छीनने की कोशिश करता है। एक तकनीकी युद्ध होता है, जिसमें दुश्मन आपकी तकनीकी विकसित नहीं होने देता है या आपकी तकनीकी को विकसित होने के रास्ते में अड़ंगे लगाता रहता है। और एक युद्ध होता है आर्थिक युद्ध, जिसमें दुश्मन आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के काम करता है या अर्थव्यवस्था को बढ़ने नहीं देता है या आपकी आर्थिक संपत्ति को छीनने की कोशिश करता है। और एक और खतरनाक युद्ध होता है सांस्कृतिक युद्ध, जब दुश्मन आपकी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश करता है और सांस्कृतिक रूप से आपको खलास करने की कोशिश करता है। अमेरिका ये चारों तरह के युद्ध हमारे देश के खिलाफ कर रहा है। राजनीतिक युद्ध कैसे कर रहा है मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया। तकनीकी युद्ध कैसे हमारे देश में कर रहा है वो भी मैंने आपको विस्तार से बताया। आर्थिक युद्ध अमेरिका किस तरह से हमारे देश में कर रहा है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, अपनी सैकड़ों कंपनियों को हिंदुस्तान में भेज दिया और हमारे देश के जो घोटालेबाज निकृष्ट किस्म के नेता हैं उनको रिश्वत दे देकर, घूस दे देकर अमेरिकी कंपनियों को लाइसेंस दिलवाने का काम करवा लिया है उन्होंने। हमारे देश में भी तो एक तकलीफ हुई है 50 साल में कि इस तरह के घटिया दोयम दर्जे के नेता पैदा हुए हैं 50 साल में, जो रिश्वत लेकर, घूस लेकर राष्ट्र को भी बेच सकते। आज से 50 साल पहले जो हमारे नेता थे वो राष्ट्र के लिए अपना कुछ भी कुर्बान करने को तैयार थे। अब जो नेता हैं वो राष्ट्र बेचकर भी अपना घर भर सकते हैं। तो ऐसे दोयम दर्जे के नेता जब पैदा हो जाएं किसी देश में और दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश कर रहा हो तो दुश्मन के लिए तो मौका मिलता। तो हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं को 10 करोड़ दिया, 20 करोड़ दिया, 50 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया और एक एक अमेरिकी कंपनी को लाइसेंस यहां मिलता गया, उनके प्रोजेक्ट सैंक्शन होते गए। तो अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां इसी तरह से आई हैं हमारे देश में। और अमेरिका की सरकार क्या करती है कि इस तरह के आर्थिक युद्ध में हिंदुस्तान को फंसाने के लिए समय समय पर कई तरह के समझौते कराती रहती है। जैसे गेट करार का एक समझौता करा दिया, पेटेंट करार का एक समझौता करा दिया, अब सीटीबीटी का एक समझौता कराने की तैयारी कर रहे हैं। माने हिंदुस्तान को सब तरह से फंसा लेने की कोशिश। और कैसे हम फंस रहे हैं, गेट करार का समझौता होने के बाद ये हालत हो गई है कि अब की कंपनियां पानी भी बेचें तो मना नहीं कर सकते, बटाटा चिप्स भी बेचें तो भी मना नहीं कर सकते, टमाटर की चटनी भी बेचें तो भी मना नहीं कर सकते, आम का अचार बेचें तो भी मना नहीं कर सकते, कुछ भी बेचें वो हिंदुस्तान में आके तो भी मना नहीं कर सकते। और वही हो रहा। और उनकी कंपनियां पानी बेच रही हैं, टमाटर की चटनी, आम का अचार, पाव रोटी, डबल रोटी, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, जूते, चप्पल, अंडरवियर, बनियान, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब फालतू फालतू चीजें बेच और ये सब बिक रही हैं हमारे देश में। और इनके माध्यम से हजारों करोड़ रुपया हमारे खून पसीने की कमाई का दुश्मन के हाथ में जा रहा है, इन्हीं अमेरिकी कंपनियों में। कैसे जा रहा है, एक अमेरिकी कंपनी है पेप्सी कोला, वो धंधा कर रही है हमारे देश में। एक अमेरिकी कंपनी है कोका कोला, वो भी धंधा कर रही है हमारे देश में। दोनों अमेरिकी कंपनियां बेचती हैं क्या, पानी भर के बोतल में। पानी का नाम है लहर पेप्सी या कोका कोला या लहर 7 अप या कुछ और। ये सब जो पानी बिक रहा है हिंदुस्तान के गांव गांव में, और गांव गांव में ये दुश्मन देश की कंपनियों का पानी बिक रहा है और हमारे देश के नेता बुला लाए। एक बार हमारे देश के नेताओं ने कोका कोला को भगाया था, अब ऐसे निकृष्ट कोटि के नेता हैं कि फिर उसी कोका कोला को बुला लाए इस देश। तो अब बिकता है पानी गांव गांव में। पीने का पानी शायद ना मिले हिंदुस्तान के गांव में, लेकिन पेप्सी कोला, कोका कोला मिलेगा। 10-10 रुपए की बोतल बिकती है, 10 रुपए का पेप्सी कोला, 10 रुपए का कोका कोला। अब ये जो 10 रुपए का पेप्सी कोला, कोका कोला बिकता है वो मुश्किल से 70 पैसे का बनता। आप पूछेंगे मुझे कैसे मालूम? भारत सरकार का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है BICP, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये BICP डिपार्टमेंट का काम क्या है? BICP डिपार्टमेंट का काम यह है कि भारत के बाजार में बिकने वाली हर वस्तु का लागत कीमत तय करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना। तो एक बार BICP के अधिकारियों को मैं मिला दिल्ली में, मैंने उनको कहा कि ये पेप्सी कोला, कोका कोला 10 रुपए का जो बिकता है, आप ये तो बताओ ये बनता कितने का? तो उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने कहा राजीव भाई हम बताएंगे तो सही, लेकिन आप हमारा नाम मत लीजिए कभी भी कहीं। तो मैंने कहा क्यों भाई? तो उन्होंने कहा आप सब समझते हैं, अभी हम आपको क्या बताएं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आप बताओ तो सही कि ये कीमत क्या है, इसकी लागत क्या है। तब उन्होंने बताया, 3 महीने मुझको घुमाते रहे लेकिन बताया जरूर। 3 महीने के बाद उन्होंने बताया कि ये पेप्सी कोला, कोका कोला 70 पैसे में बनता। फिर मैंने पूछा कि ये जो 70 पैसे में बनता है इसमें एक्साइज ड्यूटी शामिल है कि अलग है? उन्होंने कहा विद एक्साइज ड्यूटी। उन्होंने कहा पानी तो 23-35 पैसे का, ये एक्स फैक्ट्री वैल्यू है। तो मैंने कहा यार हद हो गई, 70 पैसे का पानी और बिकता 10 रुपए, मुनाफा गया 9 रुपए 30 पैसे। अब वो ग्रॉस प्रॉफिट है 9 रुपए 30 पैसे, उसमें से क्या करते हैं, दुकानदार को थोड़ा देते हैं,
रुपया 1.5 रुपया बेचने वाले दुकानदार को, सरकार उसमें से थोड़ा टैक्स ले लेती है। आप जानते हैं कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से सरकार ने लिया, दुकानदार को दिया, लागत कीमत निकाल दो, एक्स फैक्ट्री निकाल दो कीमत उसमें से, तो एक पेप्सी कोला की बोतल पर बड़े आराम से अमेरिका को 7 रुपए बचता है। माने हम में से किसी ने अगर एक बोतल पेप्सी कोला पिया तो 7 रुपए दुश्मन के हाथ में दे दिया। ये हम लोगों का चरित्र है। और कोई थोड़ा पागल हुआ और उसने एक दिन में 10 बोतल पिया तो 70 रुपए दे दिया दुश्मन को। और ऐसे इस देश में करोड़ों पागल हैं, रोज पीते हैं। और ऐसे ऐसे पागल मैंने देखे हैं इस देश में जो रोटी खाते खाते कोका कोला पीते। आप पूछेंगे ऐसे पागल कहां मिलते हैं? मुंबई में चले जाइए, बहुत मिलते हैं ऐसे पागल। बोतल मुंह में डालते हैं, तुरंत तो आंख में आंसू आते हैं। फिर कहते हैं जैसे ही पेप्सी कोला गले में जाता है तुरंत नाक में चींटियां काटती, जलन होती है। फिर तुरंत दिमाग में जलन होती है, चींटियां काटती है। फिर गले में जलन होती है, फिर पेट में जलन होती है, फिर खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, फिर एसिडिटी बनती है, फिर ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है, फिर भी पागल घटाघट पी रहे हैं, तकलीफ हो रही है फिर भी पी। और मैंने ऐसा देखा है कि इस देश में जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो उतने ही ज्यादा पेप्सी कोला कोका कोला पीते हैं। जो गांव का बिना पढ़ा लिखा किसान है, बहुत होशियार है और बहुत राष्ट्रभक्त है, वो नहीं पीता पेप्सी कोला कोका। वो दही की छाछ पीता है, गाय का दूध पीता है, ऊस का रस पीता है, संतरे का रस पीता है। लेकिन ये जो शहर का पढ़ा लिखा इडियट क्लास है, यही सबसे ज्यादा पीता है। आप पूछेंगे आप इसको इडियट क्यों कहते हैं? इडियट ना कहूं तो क्या कहूं? देखो, पेप्सी कोला है 10 रुपए का 300 मिलीलीटर, तो 20 रुपए का 600 मिलीलीटर, तो 30 रुपए का 900 मिलीलीटर, तो 33 रुपए का 1 लीटर, तो 33 रुपए का 1 लीटर पेप्सी कोला और 12 रुपए का 1 लीटर गाय का दूध। तो जो आदमी 12 रुपए लीटर का गाय का दूध ना पिए, 33 रुपए लीटर का जहर मिलाया हुआ पानी पिए, उसको इडियट ना कहूं तो स्मार्ट कहूं? ऐसे बहुत लोग हैं इस देश। और कैसे ये धंधा चलता है, आप सीधा सा हिसाब जोड़िए कि 70 पैसे का पानी, 7 रुपए अगर नेट प्रॉफिट है तो मुनाफा हो गया 1000 टका। 1000 टका मुनाफा दुश्मन देश की कंपनियों को हम दे रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? वो पानी। और पानी अमेरिका से नहीं लाते, पानी हमारे ही देश का है, हमको ही बेचते हैं, मुनाफा अमेरिका ले जाते। और एक बार मैं पेप्सी कोला की फैक्ट्री देखने गया तो मुझे एक और बात पता चली कि एक पानी की बोतल पेप्सी कोला की भरने के लिए उसको सफाई जब किया जाता है तो 10 लीटर अच्छा पानी उसमें बर्बाद करते हैं। एक पेप्सी की बोतल की सफाई करने में 10 लीटर अच्छा पानी बर्बाद होता है। करोड़ों लीटर पानी हर साल वो हमारा बर्बाद करते हैं जो पीने लायक है। आप जानते हैं कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं और करोड़ों लीटर पानी बोतल धोने में बर्बाद होता है। और क्या तमाशा चल रहा है हमारे देश में कि दुश्मन देश का ये पेप्सी कोला कोका कोला बिकवा कौन रहा है इस देश में? नेताओं ने तो लाइसेंस दे दिया, ठीक है, अब बिकवाने का धंधा कौन चलाता है? एक आदमी है, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। अब आप उसको कहते हैं कि वो तो बहुत बड़ा नेशनल हीरो है, वो हीरो है कि क्या है? आप जरा सोचिए कि जो आदमी हमारे दुश्मन देश की कंपनियों का पानी बिकवाने का धंधा करे, वो हीरो है कि विलेन, अभी ये तय करना बाकी। आप देख लो कि सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा जाहिरात करता है पेप्सी की, और दूसरे नंबर पर अगर उसको समय मिला तो सबसे ज्यादा जाहिरात करता है कॉलगेट की, कॉलगेट भी अमेरिकन कंपनी। और तीसरे नंबर पर समय मिला तो वो जाहिरात करता है वीजा पावर की, वीजा भी अमेरिकन कंपनी। माने चुन चुनकर अमेरिकन कंपनियों की जाहिरात हमारे देश का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर करता है। उसको हम कहते हैं वो राष्ट्रीय खिलाड़ी है। वो राष्ट्र का खिलाड़ी है कि अमेरिकी कंपनियों का एजेंट? हमने तो उसको क्रिकेट खेलने के लिए बनाया, वो तो धंधा बढ़ा रहा है अमेरिकी कंपनियों का। और उसी के पद चिन्हों पर दूसरे लोग चल रहे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन भी कर रहा है पेप्सी का जाहिरात, अजय जडेजा भी कर रहा है हेड एंड शोल्डर का जाहिरात, वो भी अमेरिकी कंपनी। सौरभ गांगुली भी करता है, विनोद कांबली भी करता है।
और मैंने क्या देखा है कि जितने हमारे बैट्समैन हैं वो सब पेप्सी की जाहिरात करते हैं, और जो बॉलर्स हैं वो कोका कोला की जाहिरात करते हैं। बॉलर्स में सबसे ज्यादा कोका कोला की जाहिरात करता है अनिल कुंबले, दूसरे नंबर पर जवागल श्रीनाथ, तीसरे नंबर पर अजीत आगरकर। तो बॉलर सब कोका कोला के हैं, बैट्समैन पेप्सी कोला के हैं, भारत का कोई नहीं। आप सोचते हो ये भारत के लिए खेलते हैं, कोई भारत के लिए नहीं खेलता, सब पैसे के लिए खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर को पेप्सी कोला कंपनी साल में 1 करोड़ रुपए देती, अनिल कुंबले को कोका कोला कंपनी साल में 50 से 60 लाख रुपए देती, और इसी रेंज में सब खिलाड़ियों को मिलता है। तो ये पैसे के लिए खेलते हैं, कोई राष्ट्र के लिए नहीं खेलते। और ये लोग राष्ट्र के लिए खेलते नहीं हैं, इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए अभी इस देश में, कि ये सब लोग हैं जो अमेरिकी कंपनियों का धंधा बढ़ाने के काम में लगे। इनके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं, जैसे शाहरुख खान, जैसे करिश्मा कपूर। ये शाहरुख खान भी पेप्सी का जाहिरात करता है, करिश्मा कपूर भी कोका कोला का जाहिरात करती। तो ये सब लोगों को राष्ट्र की कितनी चिंता है या कितने ये राष्ट्र विरोधी हैं, आप खुद तय करिए। मैं आपको सिर्फ एक सबूत पेश कर रहा हूं। आपने अभी देखा कारगिल का संकट हुआ, कारगिल के संकट में आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुस्तान के गांव-गांव से गरीब आदमी ने कुछ ना कुछ देश के लिए दान किया कि नहीं किया? मुझे तो खुद मालूम है, क्योंकि कई शहर में मैंने इकट्ठा किया पैसा, हमारे आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं की मदद से हमने भी भेजा वहां जितना हमसे बन पड़ा। तो एक जगह तो मैं घूमता था छत्तीसगढ़ के इलाके में, ऐसे ही एक शहर में पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो मेरी आंख में एक दिन पानी आ गया। मैंने देखा कुछ भिखारियों ने जितनी भीख मांगी थी सब डाल दिया उसमें। माने जो रोटी खाने के लिए उन्होंने कहीं से भीख मांगा था, वो पैसा भी कारगिल निधि में डाल दिया उन्होंने कि ये भेज दो, इससे बड़ा हमारा और क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश के लिए। इतने जिंदा दिल भिखारी, लेकिन दिल के कितने अमीर। उनके पास तो वही एक सहारा, रोज मांगना रोज खाना, रोज कुआं खोदना रोज खाना, और दे दिया सब पैसा। तो मैंने कहा आज का भोजन कैसे करेंगे? उन्होंने कहा नहीं करेंगे, 1-2 दिन भोजन। इतने दिल के बड़े लोग हैं ये सब, जिनको हम भिखारी कहते हैं। एक ऐसे भी जगह मेरी आंख में आंसू आए, एक 3.5 साल का लड़का, हम ऐसे सड़क पे गुजरते थे मांगते हुए कि कारगिल के लिए जिसको दान करना है वो करे। तो एक 3.5 साल का लड़का अपने घर के अंदर गया, अपनी गुल्लक लेकर आया। गुल्लक समझते हैं जिसमें पैसा रखते हैं? उसने कहा इसको तोड़ लो और इसमें जितना मिले तो वो सब कारगिल में भेज। तो उसी के सामने हमने उसकी गुल्लक तोड़ी मिट्टी की, तो उसमें कुछ 1100 रुपए निकले, उसने सब दे दिए। 3.5 साल के बच्चे की आप चेतना देखिए राष्ट्र के बारे में। मैंने उस बच्चे को एक ही प्रश्न किया कि ये पैसे तुमने किस लिए जमा किए थे? उसने कहा अंकल मैं इसकी साइकिल खरीदने वाला था। तो मैंने कहा अब तो तुम्हारी साइकिल नहीं आएगी। तो उसने कहा ठीक है नहीं आएगी, ये पैसा कारगिल भेज दीजिए। और उसके माँ और बाप को बहुत गौरव महसूस हुआ कि हम शायद 100 रुपया देते या 200 देते या 500 देते, हमारे बेटे ने पूरी गुल्लक दे दी। तो 3.5 साल का बेटा हो या हिंदुस्तान का गरीब से गरीब आदमी, 90 साल का बुजुर्ग हो या कोई नौजवान, सबने कुछ न कुछ दिया। लेकिन आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर ने क्या दिया, विनोद कांबली ने क्या दिया, अजय जडेजा ने क्या दिया, शाहरुख खान ने क्या दिया, करिश्मा कपूर ने क्या दिया? इन लोगों ने क्या दिया कारगिल के लिए? कुछ नहीं दिया। अपने खीसे में से निकालकर, अपने घर में से निकालकर 1 पैसा नहीं दिया। आप जानते हैं ये सब करोड़पति लोग हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के नाम पर इकट्ठा किया है। उसमें से अगर 2, 5, 10 करोड़ भी ये देते तो इनके घर में कोई कमी नहीं होने वाली थी, लेकिन नहीं दिया। जब इनके ऊपर दबाव पड़ा कि कारगिल में कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया कि चलो एक फुटबॉल का मैच खेलेंगे और फुटबॉल के मैच में टिकट बेचेंगे, और उस टिकट की जो बिक्री होगी उसका जो पैसा आएगा उसमें अपने मैच का खर्चा निकालकर जो बचेगा वो कारगिल में देंगे। तो मैच हुआ दिल्ली में, आप सब जानते हैं।
एक तरफ फिल्म स्टार, दूसरी तरफ तो ये क्रिकेट प्लेयर। तो मैच में टिकट किसने खरीदा? लोगों ने जो खुद भी कारगिल में दान कर रहे थे। हमारे जैसे, आप जैसे ही लोगों ने तो टिकट खरीदा। तो टिकट का पैसा तो उनके खीसे का था जो पहले भी दे चुके थे कारगिल के लिए। इन्होंने अपनी जेब से निकाल कर क्या दिया देश के लिए? तो आप सोच लीजिए ये कितने राष्ट्र के लोग हैं और हम इन्हीं के लिए माथामारी करते हैं। और ये कितने निकृष्ट और घृणित किस्म के लोग हैं। थोड़े दिन पहले कपिल देव ने कहा कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, चलो अकल तो आई। लेकिन अब क्या बोल रहा है? अब कह रहा है कि चूंकि युद्ध खत्म हो गया है तो पाकिस्तान से मैच खेल लेना चाहिए। मतलब क्या है कि मैच होगा तो सबका हिस्सा उसमें बनेगा। मैच होगा तो पेप्सी कप होगा या कोका कोला कप होगा या विल्स कप होगा, और जो भी कंपनी मैच को स्पॉन्सर करेगी वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए रखेगी। तो किसी खिलाड़ी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा। कपिल देव को कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपर्ट कमेंटेटर के रूप में तो बुलाया ही जाएगा, तो उसमें 10-20 लाख तो मिल ही जाएगा, इसलिए मैच खेल लो। और इन खिलाड़ियों की आप राष्ट्रभक्ति की पहचान करें तो करिए कि जिस समय हमारे देश के जवान पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ अपने जमीन का एक एक इंच बचाने के लिए सीने पर गोलियां खा रहे थे, उस समय हमारे क्रिकेट खिलाड़ी इंग्लैंड में पाकिस्तानियों से मैच खेल रहे। अगर इनमें थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति होती और थोड़ी भी देशराज की भावना होती तो जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और कहते कि ये मैच संभव नहीं। हम इंग्लैंड में खेलें विश्व कप या ना खेलें, लेकिन ये हमारे राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है, हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रश्न है। ये मैच संभव नहीं है भारत पाकिस्तान का। आपको जो करना है करिए। आप हमारी टीम को डिबार करना चाहते हैं कर दीजिए, हमारी टीम को ग्रुप 6 में से निकालना हो तो निकाल दीजिए। हम मैच नहीं खेल सकते क्योंकि राष्ट्र के स्वाभिमान से बड़ा तो कोई मैच नहीं होता दुनिया में, राष्ट्र की अस्मिता से बड़ा तो कोई मैच नहीं होता पूरी दुनिया में। लेकिन किसी ने नहीं कहा। पाकिस्तान से बाकायदा मैच हुआ और मैच खत्म हुआ, उसके बाद और मैच हुआ, वो भी खत्म हुआ। और जब ये पक्का हो गया कि हिंदुस्तान की टीम अब सुपर 6 में हार गई है और झोली डंडा लेकर वापस आने वाली है, तब इनमें कारगिल प्रेम पैदा हुआ। उसके पहले कहां था? मैच चूंकि खत्म हो गया और कुछ काम नहीं था, धंधा नहीं था, तो कारगिल प्रेम पैदा हो गया। ये तो सब आर्टिफिशियल है, बनावटी। ऐसे हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं या ऐसे हमारे देश के स्टार्स हैं जिनको आप एक्टर एक्ट्रेसेस कहते हैं, ये तो सब राष्ट्र की बर्बादी के काम में लगे हुए लोग हैं। इनको तो राष्ट्र का हीरो कैसे कहें? ये तो टॉप मोस्ट विलेन है। और दुर्भाग्य क्या है हम सब लोगों का कि इन्हीं विलेनों की फोटो हमारे घरों में मिलती है। वो शाहरुख खान की भी फोटो मिलेगी, जूही चावला की भी मिल जाएगी, करिश्मा कपूर की भी मिल जाएगी, सचिन तेंदुलकर की भी मिल जाएगी, मोहम्मद अजहरुद्दीन की भी मिल जाएगी, अजय जडेजा की भी मिल जाए। हमको तो अकल ही नहीं है और हमको ये भी समझ में नहीं आता कि कौन राष्ट्र का दुश्मन है और कौन राष्ट्र का दोस्त है। हम तो अपने पराये का भेद भी खत्म कर गए। ये भी नहीं समझता कि किसकी फोटो होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ क्या हुई कि ये पेप्सी कोला, कोका कोला, विल्स कंपनियों की जाहिरात करने के लिए जो क्रिकेट का खेल होता है, ये क्रिकेट का खेल किसी राष्ट्र के लिए नहीं हो रहा है। ये गलतफहमी में आप मत रहिए कि राष्ट्रों की दोस्ती बढ़ाने के लिए क्रिकेट का खेल हुआ, कुछ नहीं। कंपनियों की जाहिरात करने के लिए क्रिकेट का खेल है, बिक्री बढ़ाने के लिए क्रिकेट का खेल है। इसलिए पेप्सी कप होता है, कोका कोला कप होता है, विल्स ट्रॉफी होती है, इंडिया कप आपने कभी सुना है? भारत ट्रॉफी कभी सुना है? भारत कप आपने सुना है कभी क्रिकेट में होता? क्यों नहीं होता? पेप्सी कप है, कोका कोला कप है, विल्स ट्रॉफी है, तो इंडिया कप क्यों नहीं हो सकता? भारत कप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनको राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, खेल के बहाने से आए या सिनेमा के बहाने से आए या किसी और तरीके से आए, पैसा पैसा पैसा, पैसे के लिए मर रहे हैं सब, कुछ राष्ट्र के लिए इनके दिल में। और मुझे तकलीफ उससे भी बड़ी क्या हुई कि इन्हीं के चक्कर में हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान घंटों घंटों बर्बाद करते हैं टेलीविजन के सामने बैठकर, 8 घंटे क्रिकेट का मैच देखते हैं। और इस बार भी मैं एक चीज बहुत गहराई से महसूस करता रहा कि जब तक इंग्लैंड में भारत की टीम सुपर 6 में रही, तब तक हिंदुस्तान में कारगिल निधि के लिए एक भी रैली नहीं हुई किसी भी गांव में। आजादी बचाओ आंदोलन की 2-4 रैलियों को छोड़कर जो हम लोगों ने की थी, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में
हिंदुस्तान के किसी भी अखबार की कटिंग्स आपको बता नहीं सकती, जब तक हिंदुस्तान हारा नहीं सुपर 6 में, तब तक हिंदुस्तान में कहीं कारगिल निधि की कोई रैली नहीं हुई, कहीं हिंदुस्तान में खून देने वालों की लाइन नहीं लगी। जैसे ही हिंदुस्तान हारा और पता चला कि टीम वापस आ रही है झोली डंडा लेके, तब लोगों में भी कारगिल प्रेम पैदा हुआ, तब रैलियां होना शुरू हुई, खून देना शुरू हुआ। तो हमारी राष्ट्रभक्ति किससे जुड़ी हुई है, वो भी निखालिस नहीं रह गई। और जब देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान फंसे हुए थे क्रिकेट के मैच में, तो हिंदुस्तान के जवान सीमा पर एक एक इंच जमीन की रक्षा कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि अगर कहीं हमला उससे भी भयंकर होता और पूरी सीमा पर हमारे देश में हमला हो गया होता, तो हमारे तो करोड़ों लोग बैठकर टीवी ही देखते रहते और हिंदुस्तान को दुश्मन ने खलास कर दिया होता। ऐसे हम फंसे हुए हैं, दुश्मन ने एक जाल फेंका, चुग्गा फेंका, हम उसमें फंस गए। और आपको बताऊं, इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है कि इन कंपनियों ने पेप्सी कोला, कोका कोला, विल्स या प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, हिंदुस्तान लीवर, ये जितनी विदेशी कंपनियां हैं और उनके साथ हिंदुस्तान की भी कुछ देशी कंपनियों ने इस क्रिकेट के मैच में 1.5 महीने के अंदर 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए खर्च किया एडवर्टीजमेंट में। माने 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में 1.5 महीने में खर्च हुआ, और कारगिल के कोष में अभी तक 200 करोड़ इकट्ठा नहीं हो पाए। माने ये पेप्सी कोला वाले, कोका कोला वाले, हिंदुस्तान लीवर वाले मानते हैं कि हम हिंदुस्तान में धंधा कर रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं। वो लूटा हुआ पैसा इंग्लैंड के क्रिकेट के खेल के प्रसारण में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उस पैसे का कुछ अंश कारगिल में नहीं जा सकता। कारगिल में जिसने दिया वो बेचारे गरीब लोगों ने इकट्ठा करके दिया। तो असली राष्ट्रभक्त कौन है और नकली राष्ट्रभक्त कौन है, उसका पता तो आपको अब चल गया होगा। और अगर आप उनमें से इस श्रेणी में कहीं आते हो नकली राष्ट्रभक्तों की, तो इशारे से मैं कह रहा हूं कि जल्दी से उसमें से बाहर निकल आइए। इस देश में इससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कहीं ये वर्गीकरण हुआ तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को। तो आप अपने अपने स्तर पर सोचिए, अपने अपने दिल से पूछिए कि हमारी राष्ट्रभक्ति कहीं वो असली वाली थी या नकली वाली थी, स्वयं स्फूर्त थी, या ये सब प्रसारण देख देख कर, तरह तरह के टेलीविजन पर देख देख कर या अखबार में पढ़ पढ़ कर आई थी कहीं। ये दुश्मन की फेंकी हुई एक चाल है जिसमें हम फंस गए, पेप्सी कोला के बहाने, कोका कोला के बहाने, कोलगेट के बहाने, और इतने फंस गए कि अपनी राष्ट्रभक्ति भी भुला बैठे। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है किसी राष्ट्र के लिए, और इसी को मैं खतरनाक आर्थिक युद्ध कहता हूं। इसमें क्या नुकसान है, आप भी बर्बाद हो रहे हैं, राष्ट्र भी बर्बाद हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए इस देश का जा रहा है। पेप्सी कोला कमा के ले जाता 240 करोड़, कोका कोला कमा के ले जाता 300 करोड़, कोलगेट कमा के ले जाता 30-35 करोड़, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ले जाता है, रैकेट एंड कोलमैन ले जाता है, हिंदुस्तान लीवर ले जाता है, जॉनसन एंड जॉनसन ले जाता है, फाइजर ले जाता है, सीवागाई, 4000 ऐसी कंपनियां हैं। उनमें सैकड़ों तो अमेरिका की हैं और कुछ तो अमेरिकी पिट्ठू देश जिनको G7 कहते हैं उनकी। तो ये एक तरह का खतरनाक आर्थिक युद्ध है, और इस खतरनाक आर्थिक युद्ध के बारे में मैं बहुत बार आपको कह चुका हूं, इसलिए विस्तार में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ संदर्भ के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो हमारे देश में विदेशी कंपनियों को भेजकर जो तमाशा हो रहा वो आर्थिक युद्ध हो रहा। और इस आर्थिक युद्ध का नतीजा क्या है कि हर साल इस देश का 70,000 करोड़ रुपए विदेश जा रहा है, दुश्मन के हाथ में जा रहा है। वही पैसे से दुश्मन हथियार बना रहा है, वही हथियार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान उसी हथियार से आपके देश के ऊपर हमला कर रहा है। या आप जो 70,000 करोड़ दुश्मन के हाथ में दे रहे हैं, उसी पैसे को वो पाकिस्तान को इंटरेस्ट फ्री लोन में दे रहा है, और पाकिस्तान उसी पैसे से हमारे देश पर हमला कर रहा है। तो हम तो अपने ही देश की बर्बादी में लगे। और एक बहुत खतरनाक किस्म का सांस्कृतिक युद्ध भी इस देश में चल रहा है। सांस्कृतिक युद्ध क्या चल रहा है, अमेरिका ने जिस तरह से आर्थिक युद्ध करने के लिए हिंदुस्तान में पेप्सी कोला को भेजा, कोका कोला को भेजा, विल्स को भेजा या प्रॉक्टर एंड गैम्बल को भेजा, उसी तरह हिंदुस्तान में सांस्कृतिक युद्ध करने के लिए अमेरिका ने स्टार टीवी को भेजा, ESPN चैनल को भेजा है, स्टार स्पोर्ट्स को भेजा है, CNN को भेजा है, V चैनल को भेजा है, M चैनल को भेजा है। हिंदुस्तान में 15-16 विदेशी टीवी चैनल। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि जी टीवी क्या स्वदेशी है, जी टीवी में 51% पूंजी अमेरिका की लगी है। तो ये सारे के सारे टीवी चैनल एक साथ मिलकर हमारे ऊपर
भयंकर किस्म का सांस्कृतिक हमला कर रहे हैं। कैसा सांस्कृतिक हमला कर रहे हैं आप पूछेंगे? सांस्कृतिक हमला ये हो रहा है कि आप जरा ये देखिए कि वी चैनल और एम चैनल पर आता क्या है रात दिन। एक ही तरह के गाने और एक ही तरह के गीत, जिनमें सिवाय सेक्स और सेक्स की अश्लीलता के दूसरा कोई विषय नहीं। एम चैनल और वी चैनल पर इसी तरह के गाने 24 घंटे। और इतने खतरनाक दोनों टीवी चैनल हैं, एम चैनल और वी चैनल, कि कोई तो संस्कारशील माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर देख नहीं सकते। या तो बच्चों को उठना पड़ेगा या माँ बाप को उठकर जाना होगा। ऐसे घटिया और रद्दी टीवी चैनल हैं, इनके गाने हैं। या फिर स्टार प्लस है या फिर जी है, तो ये जी है या स्टार प्लस है, इन सब टीवी चैनलों पर कुछ तो आते हैं गाने, और गाने भी एक एक से फालतू के। और वो गानों के अलावा कुछ आता है तो सीरियल्स, और जितने सीरियल्स आएंगे स्टार प्लस पर या जी पर, आप देखेंगे हर सीरियल का एक ही थीम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन। हर टीवी सीरियल का एक ही किस्सा होगा, किसी की पत्नी किसी के साथ भागी, किसी का पति किसी के साथ भागा, किसी का प्रेमी किसी के चक्कर में फंसा, किसी की प्रेमिका किसी के चक्कर में फंसी, एक महिला 10 पुरुषों के साथ फंसी हुई है, एक पुरुष 10 महिलाओं के साथ फंसा हुआ। यही सब फालतू फालतू बात है जो भारतीय समाज में कभी संभव नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे समाज में पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन दोनों पाप माने जाते हैं, संभव नहीं हमारे समाज। लेकिन वही टीवी सीरियल इस देश में रोज दिखाए जाते हैं जिनमें सिवाय पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन के अलावा कुछ नहीं होता। या फिर एक दूसरी थीम होती है हर टीवी सीरियल में, पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, माँ बेटी के झगड़े, दो पड़ोसियों के आपस के झगड़े, दो बिजनेस पार्टनर के आपस के झगड़े, कोई किसी को मरवा रहा है, कोई किसी के मरने के लिए सुपारी ले रहा है, कोई किसी को मरवाने के लिए सुपारी दे रहा है, कोई किसी का बिजनेस चौपट करने में लगा है, कोई किसी का बिजनेस चौपट करने में लगा। ये फालतू की चीजें। आप जानते हैं कि पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन और ये परिवार के झगड़े, ये भारतीय समाज की बातें नहीं, ये सब अमेरिकी समाज में होता है। पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन शायद ही अमेरिका के किसी परिवार में ना हो, ऐसा परिवार वहां ढूंढना आपको मुश्किल होगा। जिन परिवारों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, अमेरिका में ऐसे परिवार ढूंढना बहुत मुश्किल है। वहां की संस्कृति में ये रचा बसा हुआ, और चूंकि ये वहां अमेरिकी संस्कृति में शामिल है, इसलिए तो बिल क्लिंटन ये करता। और बिल क्लिंटन ये सब करते हुए भी अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता, क्योंकि अमेरिका की प्रजा ये सब करती है तो राष्ट्रपति भी करता है। और इसलिए चूंकि वहां की संस्कृति में ये सामान्य बात है, तो हिलेरी क्लिंटन कभी लात मार के उसको घर के बाहर नहीं निकालती, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब तो कॉमन बात है। हिंदुस्तान में ये नहीं चल सकता, यहां तो परिवार टूट जाएगा। जरा भी शक हुआ पति को पत्नी पर या पत्नी को पति पर, तो परिवार एक नहीं रह सकता, या टूटेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ ये संभव नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं। हमारी संस्कृति में तो यह है कि एक बार पति पत्नी की शादी हो गई तो तोड़ें कैसे, यही नहीं समझ में आता, तोड़ना नहीं आता लोगों को। और आप गांव में चले जाइए, महिलाओं से पुरुषों से बात कर लीजिए कि शादी हो गई थी, वो तो 7 जन्म पहले कहीं तय हो गई थी हमारी, तो हो गई बस। देखा हो पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को, कोई जरूरी नहीं है, हो गई है। यहां तो विश्वास पर चलता है ना सब कुछ, और विश्वास के अलावा सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि ईश्वर ने कराया है तो ठीक ही कराया होगा। तो यहाँ की संस्कृति तो बिल्कुल फर्क है, ईश्वर ने कराया होगा तो ठीक ही कराया होगा, हमारे माँ पिता ने कुछ किया है तो ठीक ही किया होगा। वहां तो कुछ ऐसा होता नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं होता है। वहां तो विश्वास क्या होता है, 20 साल पति पत्नी साथ रह के नहीं समझ सकते। अमेरिका में एक ही चीज के लिए परेशान होते हैं वहां के पति पत्नी, एक दूसरे का विश्वास नहीं जीत पाते, हमेशा शक, हमेशा शक। तो इसलिए क्या होता है, सवेरे शादी, शाम को तलाक, दूसरे दिन शादी, फिर तलाक, फिर शादी, फिर तलाक। तो खेल है वहां तो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में से इसी तरह की सभ्यता निकलती है, इससे ज्यादा अच्छी सभ्यता निकल नहीं सकती वहां, तो है वहां पर। और टीवी चैनल जितने वहां चलते हैं, सेक्स की बातें दिखाते हैं या सेक्स की अश्लीलता दिखाते हैं, तो उसका नतीजा भी है 12-13 साल में लड़कियां मां बनती हैं, 14 साल में लड़कियां मां बनती हैं, वहां चलता है। और जिन लड़कियों को स्कूल जाना होता है और उनके बच्चे भी साथ में होते हैं, उनके लिए स्पेशल किस्म के स्कूल अमेरिका में बनाए जाते हैं।
क्योंकि वहां की सरकार को मालूम है कि ये सब होने ही वाला है समाज में। यहाँ तो कोई कल्पना नहीं कर सकता ये। मैं तो यूरोप में देख चुका हूँ, बहुत सारे देशों में घूमते घूमते एक बार मेरे मन में अचानक से प्रश्न आया कि ये यूरोप के देशों में रक्षाबंधन क्यों नहीं होता। एक दिन मैंने ऐसा सोचा अपने मन में, आप कहेंगे बहुत बेवकूफी का प्रश्न, लेकिन मैंने सोचा कि ये रक्षाबंधन क्यों नहीं होता। भाई बहन तो होते ही हैं, परिवार तो होता ही है, भले ही वो अधकचरा हो, अपसंस्कृति वाला हो, लेकिन परिवार तो है, भाई बहन तो, लेकिन रक्षाबंधन क्यों नहीं। तो सोचते सोचते एक दिन मैं निष्कर्ष में पहुंचा कि जिस समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन ही समाज का मुख्य हिस्सा हो, वहां रक्षाबंधन हो कैसे सकता है। क्योंकि रक्षाबंधन तो उसी देश में हो सकता है जिस देश में किसी माँ ने बचपन से सिखाया हो कि देख, किसी की बहन तेरी बहन है, किसी की बेटी तेरी